अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सुनहरे लोग में। आज के शख्सियत के हवाले से, आज की शख्सियत हमारे पाकिस्तान की बड़ी नामवर शख्सियत हैं जो 40 साल से शेर कह रही हैं। आपके 7 शेरी मजमूए हैं और 2 अफसाने आ चुके हैं। आप हैं गुलनार आफरी। अस्सलाम वालेकुम गुलनार आफरी साहब, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई और आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। आपने भी तो हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। ये बड़े एक अदबी लगन है जो आप इसमें काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला आपको हिम्मत और ताकत दे। मैं ये जानना चाहूँगा कि आपका जाए पैदाइश जो है रियासत टोंक से है? जी, रियासत टोंक से। तो बचपन आपने वहीं गुजारा? बहुत थोड़ा जी। अच्छा, तो बचपन की कुछ ऐसी यादें हैं आपको याद हैं तो कुछ हमें शेयर करेंगी? वहाँ का तो मुझे कुछ याद नहीं है, सिवाय इसके कि जो हमारी हवेली थी वो एक बहुत बड़ी वो थी, उसका गेट बहुत बड़ा था। तो हमने वालिद से पूछा करते थे यहाँ पाकिस्तान आके कि वो इतना बड़ा जो गेट था वो क्यों था। तो कहने लगे उस ज़माने में हाथी पे मतलब बड़े लोग जो थे, जैसे नवाब मेरे दादा होते थे, नवाब टोंक जो थे मेरे वालिद के सगे मामू थे, मेरी दादी के सगे भाई थे। तो वो लोग आते थे, तो मतलब जिस वक्त के ईद बकरीद होती थी तो उसमें ये सारे हाथियों पे और उसके पीछे पुलिस और जो होता है वो एक बहुत जल से जुलूस जैसा होता है ना, इस तरह आते थे। तो कह रहे इसलिए वो बड़े दरवाजे, उसके बीच में एक छोटा दरवाज़ा होता है जो आम खुला रहता था। तो बस मुझे वो उतना याद है। और अपने घर का सहन याद है, उसके अंदर बीच में हौज था जिसमें मछलियाँ पड़ी होती थी रंग बिरंगी और बेशुमार दरख्त लगे हुए थे। अच्छा। लेकिन जब से हम लोग आए थे 52 में पाकिस्तान आए थे, तो सारा बचपन पढ़ाई सब पाकिस्तान में हुई। जब मैं गई हूँ 2004 के अंदर, तो वहाँ वो चीज़ मुझे नज़र ही नहीं आई। तो आपने पहली हिजरत करके आप पाकिस्तान आई तो ढाका? नहीं, कराची ही आए। कराची आए, मुख्तलिफ जगहों पे रहते हुए आए थे। सबसे पहले तो मेरे वालिद को बन्नू भेज दिया गया था महाजिर कैंप से। जी। उसके बाद वहाँ से वालिद वहाँ परेशान हो गए, क्योंकि महाजिर जिनको ज़मीनें मिली हुई थी, जब वो पैसे लेने ज़मीनों पे जाते थे तो वहाँ से मतलब वो लाशें आ रही थी। जी। तो वालिद ने कहा वहाँ से तो हम बच के आ गए, यहाँ ज़मीन उधर के लिए हम मारे जाएं तो मैं तो करोड़ों की जायदाद छोड़ आए थे। तो मेरे वालिद हमें लेके भावलपुर आ गए। भावलपुर में वो चूँकि नवाब फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे, बहुत ही खूबसूरत थे, बहुत मतलब नाजों के पाले थे। तो उनसे कोई और काम तो आता नहीं था लिखने पर, वो बहुत बड़े शायर थे। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक नामवर शायर हैं, और हिंदुस्तान में तो कोई मशारा मेरे वालिद के बगैर वासिफ टोंकी तखल्लुस था। माशाअल्लाह। तो यहाँ आने के बाद उन्होंने फिर अखबार में ही काम किया, जो भावलपुर का था अखबार बेबाक, उसमें वो काम करते रहे। और उसके बाद वहाँ से भी उनका दिल नहीं लगा तो फिर वो कराची आ गए। अच्छा, कराची में आप बाकायदा रही? नहीं, फिर कराची में रहे। यहाँ से मैंने 4ठी क्लास से पढ़ना शुरू किया था, तो मैट्रिक तक मैंने यहीं तालीम हासिल की और अदीब किया। तालीम के आपने शायरी का आगाज़ बाकायदा तालीम मुकम्मल होने के बाद किया या तालीम के दौरान ही शुरू कर दिया? वो तो मैं तो बहुत छोटी उम्र से, हमारे तो घर का ही माहौल अदब का था। मेरे बड़े भाई शायर हैं, और पंजाब में तो उनका नाम लो तो पता चला, अदीब वासकी। वो अदीब वासकी थे। मेरे वालिद का नाम वासिफ टोंकी था। और मतलब हमारे घर में ओढ़ना बिछोना अदब था माशाअल्लाह। तो इसलिए अक्सरियत जो शेर शायरी जिन्होंने बाहर निकल के नहीं की, वो घर में भी करते रहे। अच्छा, बहुत। गुलनार आफरीन साहब, मुझे ये बताएंगी आपके शायरी की असल तारीफ आपके नज़दीक की क्या है? मेरे नज़दीक तो ये तो बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन हम तो छोटे से शायर हैं और मतलब बाई नेचर में शायर हूँ। जी। तो मुझे तो यही जो मैं समझती हूँ वो ये है कि ये एक सच्चे जज्बे की अक्कासी है, रूह से निकली हुई एक सच्ची आवाज़ है। और वो आवाज़ जो आपके अपने तजर्बों से गुज़रती है, उसके अंदर एक कर्ब होता है, एक एहसास होता है, एक फ़िक्र होती है, गहराई होती है, जो
जब आप पढ़ रहे हो तो दूसरा ये समझे ये जो हम कहना चाहते थे तो शायर कह रहा है। और हर अच्छी शायरी ज़रूरी नहीं है कि पूरी गज़ल कोई एक शेर ऐसा होता है कि ज़िंदा रह जाता है। वाह वाह, क्या कहते हैं, लोगों के दिलों में रह चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। गुलनार आफरीदी साहबा, आपने सियासी जो हालात थे उससे मुतासिर होकर मज़ामती शायरी की आपने, तो उस हवाले से कुछ बताएं कि मज़ामती शायरी में क्या बहुत सुना है, लोगों ने आपको बहुत पसंद किया? जी, आप सही कह रहे हैं। उस ज़माने में ये नहीं था कि कोई शायर मर्द नहीं लिख रहे थे, लेकिन वो चूँकि मर्दों के साथ ये ज़्यादती हो रही थी कि उनको उठा के ले जाते थे। तो मैंने जब कलम उठाया है तो वो मैंने किसी के ख़िलाफ़ लिखा नहीं। जो मैं शहर में निकलती थी, जो मैं वहाँ के हालात देखती थी, उसको मैं उसी तरीक़े से जैसे मैं अफ़साने लिखती हूँ या कहानीकार कहानी लिखता है, इसी तरह मैंने वो मज़ाहमती शायरी में वो लिखा जो मैं देख रही थी। वो शायरी में बयान किया? वो शायरी में बयान किया, बिल्कुल वही जो सड़क पे हो रहा है। बहुत खूबसूरती थी हाँ, उसके अंदर उसमें सिवाय पूरे पाकिस्तान की तो मैं बात नहीं करूँगी, ज़ाहिर है कराची का मसला था। कराची में क़यामतें गुजर रही थी, हर रोज़ जनाज़ों का एक वो था जो निकल रहे थे लाइनों से। तो मुझे और जवान बच्चे होते थे, तो मैं ज़ाहिर है एक माँ भी हूँ, बहन भी हूँ, बेटी भी हूँ, मेरे भी बच्चे थे। फिर एज ए हम इंसान, वो मैं चीखती हुई बिलकती हुई औरतों को देखती थी तो मुझसे रहा नहीं जाता था। उस वक्त मेरी सारी शायरी बनती, मैं सिर्फ कराची के जो साथ नाइंसाफ़ी हो रही थी उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रही थी। मेरे ख़िलाफ़ बहुत उस वक्त वो हुई है, मेरे ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा भी हुआ। पंजाब मुझे बुलाया गया, मैं वहाँ भी गई। फ़तेह मोहम्मद मलिक ने मेरे प्रोग्रामों की सदारत की, तो एक दफ़ा उनको देर हो गई थी तो कहने लगे मैं जल्दी आया हूँ इसलिए कि कराची से गुलनार आफरीन आई हुई हैं, अगर हमें देर हो जाएगी तो वो हमसे शिकवा करेंगी क्या हम पंजाब। तो मैंने पूरे पंजाब में, पूरे सिंध के अंदर, बलूचिस्तान में कराची की आवाज़ उठाई। माशाअल्लाह। मैंने सियासी तौर से नहीं उठाई है, मुझे सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, मैं सिर्फ इंसानियत के लिए मैंने आवाज़ उठाई है। कराची के मसाइल और मौजू पर आपने बहुत शायरी की, तो इस दौरान, इस शायरी के दौरान आपके हम असर कोई शोहरत जो आपके साथ वो भी इसी अंदाज में मज़ामती शायरी की, कोई ऐसे नाम आपके ज़हन? जी थे, और उसमें मोहसिन भोपाली भी थे माशाअल्लाह, लेकिन और मंजर अयूबी ने भी लिखा, लेकिन कम लिखा। यानी ये तो फरमान फतेहपुरी ने मेरी किताब की जब तकरीब हुई है तो जंग में भी वो मजमून है कि पूरे कराची में अगर इस कराची के होते हुए जुल्म में और इंसानियत के बहते हुए लहू पे किसी ने सबसे ज़्यादा कलम उठाया है तो वो गुलनार आफरीन है। मतलब मर्द लिख रहे थे, लेकिन ये नहीं कह रही हूँ कि मर्द शोहरा नहीं लिख रहे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उनको तो उठा के ले जाते थे। मेरे साथ वो ये नहीं कर सकते। उस वक्त तक कराची में ख़वातीन के लिए पाकिस्तान में इतनी जो बेहुरमती नहीं थी जो आज हो रही है। तो वो हमारे साथ तो ये किया कि एक दो दफ़ा हमारे यहाँ दाखिल हुए लोग और किताबें फेंक के मेरी फाड़ के ये करके चले गए। अखबारों में मैं जो था जंग था, ये था, इनके यहाँ मेरी कोई चीज़ नहीं छपती थी, नहीं छापते थे, वो शायद नहीं करते थे, लेकिन अमन छापता था, इसलिए कि वो कराची की आवाज़ था। और आपका एक और था वो अखबार भी, नाम मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, बड़ा मशहूर नाम है, वो भी छाप रहे थे। तो इस तरह मेरा नाम इसलिए ज़्यादा हुआ कि मैं औरतों में औरतों का तो खैर सवाल ही नहीं था। ख़वातीन में नहीं, मर्दों में भी मैं पेश माशाअल्लाह। नक्काश काज़मी ने इंटरव्यू में कहा था कि हम मर्दों से ज़्यादा जो आवाज़ उठाई है वो गुलनार ने उठाई है, और पूरी दुनिया में मैं इस आवाज़ को लेके गई। पूरे पाकिस्तान के अलावा मैं अमेरिका गई, मैं कनाडा गई, मैं लंदन गई, जहाँ गई मैंने कराची की बात की। कराची वो फिर मैं बार बार कहती हूँ, लोग कहते हैं कि ये MQM की शायरा, मैं MQM की पहले भी मैंने कहा था मैं शायरा नहीं हूँ, मैं इंसानियत के होते हुए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती हूँ। नाज़रीन, गुलनार आफरीन साहिबा हमारे साथ हैं और हमारी इनसे गुफ्तगू जारी है। गुलनार आफरीन साहिबा, ये बताइए कि आपके शौहर नामदार नासिर हुसैन ज़ैदी साहब
ایک بڑے انجینئر تھے اور بڑے عہدے پہ فائز تھے، اور کئی ممالک میں ان کے ٹرانسفر پوسٹنگ ہوتی رہی، جیسے سعودی عرب میں رہے، اس کے بعد پھر وہ لیبیا میں رہے، پھر اس کے بعد اور ممالک میں۔ تو یہ بتائیے کہ ان کے متعلق وہ کیسی شخصیت تھی اور کیسا آپ کا لائف کیسی گزری زندگی میں؟ بڑا آپ کے ساتھ تعاون کیا ہوگا، آپ کی جو شاعری ہے، جو آپ کی ایکٹیویٹی ہے، تو کیسی شخصیت لگے آپ؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا۔ وہ میرے زندگی کے بہترین ساتھی تھے، بہترین دوست تھے، اور مطلب انہوں نے میری ادبی شخصیت کو ابھارنے میں پورا ساتھ دیا۔ اگر ناصر حسین زیدی میری زندگی میں نہیں ہوتے تو میں یہاں تک بھی نہیں پہنچ سکتی تھی، چونکہ میں ان خواتین میں سے بھی نہیں تھی جو کہ کسی کا سہارا لیتی ہیں۔ میں بنا سہارے کے، بنا بے سہارے کے یہاں تک آئی ہوں، صرف میرے میاں کی وجہ سے، اور میرا خاندان کا پس منظر تھا۔ میرے میاں جس وقت بدترین یہاں حالات تھے، اس وقت خود مجھے گاڑی میں بٹھا کے اور لے کے جاتے تھے جہاں مجھے چیزیں لینا ہوتی تھی۔ یہ جو میری پہلی کتاب آئی ہے کراچی کے حوالے سے، کوئی شائع نہیں کر رہا تھا۔ میرے میاں 10 جگہ میرے ساتھ جاتے تھے۔ جب تکلیف میں بہت ہوئی تو مجھ سے کہتے تھے تمہیں تکلیف مت محسوس کرو، میں ہوں نا، اور جب تک میں ہوں ساری تکلیفیں میں لے لوں گا۔ مجھ سے کہنے لگے، چونکہ میرے میاں سادات فیملی سے تھے اور مولانا محمد حسین آزاد کے گھرانے سے تھے، تو ان کی پوتی کے بیٹے تھے بڑے۔ مجھ سے کہتے تھے ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ظلم کے آگے جھکتے نہیں ہیں، سر کٹا دیتے ہیں، میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، جہاں پر بھی کوئی مشکل آئے گی میں ساتھ میں ہوں۔ تو میرا میاں اگر ساتھ نہیں ہوتے، ناصر میرے لیے اگر سیکریفائز نہیں کرتے، تو میں سمجھتی ہوں کہ میری شاعری یہاں تک پہنچتی ہی نہیں۔ ایک اچھا ساتھی ہونا زندگی میں بہت ضروری ہے۔ جب میرے میاں کا انتقال ہوا ہے 2000 میں، تو جمیل الدین علی کا کالم ہے جو جنگ میں انہوں نے لکھا تھا کہ آج دنیا ادب نے ناصر حسین زیدی کی موت کی خبر بڑے افسوس سے سنی۔ ناصر حسین زیدی وہ نہیں جو پنجاب میں، وہ نہیں جو کراچی میں رہتے ہیں، گلنار آفرین کے شوہر۔ گلنار آفرین سے زیادہ اچھی شاعرات بھی ہو سکتی ہیں، افسانہ نگار بھی ہو سکتی ہیں، لیکن گلنار جیسا مقدر کسی کا نہیں ہے۔ لاکھوں میں، ہزاروں میں نہیں، لاکھوں میں نہیں، کروڑوں میں گلنار کا میاں ایسا تھا، سب نے دیکھا ہے میرے میاں۔ میں اسٹیج پہ بیٹھی ہوتی تھی، میرا میاں نیچے بیٹھے ہوتے تھے۔ اچھا، گلنار آفرین صاحبہ، آپ کے 7 مجموعے آ چکے ہیں، 2 نظم پر کتابیں آ چکی ہیں، تو یہ بتائیے کہ پہلی تو جیسے گل آئی ہے، اس کے بعد کون سی کتابیں کتنے وقفے سے آئی ہیں؟ جی، پہلی کتاب جو شاعری کی آئی ہے میری، وہ 90 میں آئی ہے، 1990 میں۔ اس کے بعد پھر مختلف، جیسے جرس سے گل آئی، پھر اس کے بعد تیشہ غم آئی کراچی کے حوالے سے، پھر میری آئی یہ سفینے جلا دیے، پھر شام کا تنہا ستارہ جو میں نے اپنے میاں پہ لکھی ہے، پوری شاعری ان پہ ہے، پھر میرے افسانوں کے مجموعے آئے ہیں، یہ اس کا کہانی کا ایک مجموعہ آیا ہے، ہائیکو کا ایک مجموعہ ہے، تو ٹوٹل مطلب جو مکمل ہیں وہ 7 شاعری پہ ہیں اور 2 افسانوں، آنسو، شبنم اور گلاب۔ جی، یہ مائیکو ہے، اور تجھ بن گیت ادھورے گیت کی کتاب ہے، جس پہ کہا ابھی پورے پاکستان میں کسی عورت نے پورے گیت پہ کتاب نہیں لکھی ہے۔ ناظرین، یہ تھی ہماری ملک کی معروف شاعرہ گلنار آفرین صاحبہ، جن سے ہماری بات چیت ہو رہی تھی، تفصیلی انٹرویو آپ کا، اور میں آپ کو یہ کہوں گا کہ سنہرے لوگ کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔